टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। नॉट ओनली इससे, ये क्वेश्चन नहीं कि केवल आपको नदियों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नदियों के किनारे शहर कौन से हैं, नदियों के किनारे सभ्यताएं कौन सी है, नदियों के किनारे दुर्ग व किले कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीजें एक साथ अपन ऐड करके पढ़ेंगे और इस पे पूरा आपको ध्यान देना है। देखिए, आओ साहब आओ। देखो भाई, राजस्थान की जो नदियां हैं उनको अपने को तीन भागों में पढ़ना है, या अपन ये कहेंगे कि राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब क्या है? एक नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जाल बना हुआ है उस तंत्र को क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अपवाह तंत्र। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको तीन भागों में अपन बांट कर पढ़ेंगे भाई। कुछ नदियां हैं जो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी तक पानी लेकर जाती है, डायरेक्ट नहीं, आगे जाकर गंगा नदी में ये मिल जाएगी। वैसे यमुना में, और यमुना अपना पानी कहाँ तक लेके जाती है भाई? गंगा नदी में। और फिर वो गंगा नदी ले जाकर कहाँ इस पानी को छोड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ तक भाई? बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो अरब सागर की ओर जाती है। किस तरफ भाई? अरब सागर की तरफ। और राजस्थान की एक विशेष विशेषता है, उसे अपन बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। देखो भाई, कुछ नदियां तो किस तरफ जाएगी भाई? बंगाल की खाड़ी की तरफ। कुछ नदियां किस तरफ जाएगी भाई? अरब सागर की तरफ। और कुछ नदियां हैं जो कहीं पे नहीं जाएगी, अपने राजस्थान में। हो सकता है वो राजस्थान के बाहर से आकर राजस्थान में विलुप्त हो जाए, या राजस्थान से उस नदियों का उद्गम होता है और वो किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलेगी, किसी भी समुद्र में। हो सकता है वो राजस्थान से हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाए, लेकिन हरियाणा की सीमा में जाने के बाद में वो किसी भी तरीके से समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। वो सारी नदियां क्या कहलाती है भाई? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र को अपने को तीन भागों में पढ़ना है, जिसमें कुछ नदियां अपने को जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है उन नदियों के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे, कुछ नदियां जो अरब सागर की तरफ जाती है उनके बारे में अपन जानेंगे, और कुछ नदियां हैं जो क्या रहेगी भाई? समुद्र में दोनों तरफ, ना अरब सागर की तरफ जाएगी या बंगाल की खाड़ी की तरफ। उसे अपन क्या बोलेंगे भाई? आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलेंगे। भैया, अब इसको थोड़ा सा बेसिक से देखो। देखो, ये अपना भारत भाई, भारत के पूर्व की ओर क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की ओर अरब सागर। ये आप पेनिनसुलर जो इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं, इसके पूर्व की ओर क्या मिलेगा? हिंद महासागर की जो जलराशि, उसे अपन क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं अपन? अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अरब सागर। राजस्थान की लोकेशन है प्यारे बच्चों ये वाली। ये अपना क्या है भाई? राजस्थान। क्या है भाई? राजस्थान। और राजस्थान में इस प्रकार से फैली हुई है अपने क्या भाई? अरावली। क्या फैली हुई है भाई? अरावली। देखिए, कुछ नदियां मूव होकर किस तरफ आएगी भाई? अरब सागर की तरफ आएगी। किस तरफ आएगी भाई? अरब सागर की तरफ। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कच्छ का रण। क्या मिल जाएगा भाई? फिर इसके बाद में यहां पर एक ये खाड़ी मिलेगी, इसे बोलते हैं अपन खंबात की खाड़ी। क्या बोलेंगे भाई? खंबात की खाड़ी। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी पार्ट या भाग किसका है? अरब सागर का। ये किसका है भाई? अरब सागर का। और ये राजस्थान के नजदीकी क्या है भाई? समुद्र है। क्या है भाई? समुद्र है।
अब जो गंगा नदी है भारत में कैसे मूव करती है, इस प्रकार से जाकर, और किसमें भाई, बंगाल की खाड़ी में। किसमें भाई, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी भाई, यमुना नदी। यहीं राजस्थान से कुछ नदियां निकलेगी और जाकर कहाँ मिल जाएगी भाई, इसमें यमुना नदी में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी भाई, यमुना में। और ये यमुना गंगा में मिलकर अपना जल है वो कहाँ तक लेके जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी तक लेके जाती है। ठीक बात है। तो जो इस तरफ राजस्थान से अरावली से पूर्व की दिशा की ओर जा रही है उसे अपन क्या बोलेंगे भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और अरावली के जो पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये बात सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ध्यान रखना कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसमें जितनी भी जलराशि है उसका कितना प्रतिशत अरब सागर में जाकर गिरता है, कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, और कितना प्रतिशत जो अपवाह तंत्र का भाग है जिसे जिसमें आंतरिक अपवाह तंत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो आप इसमें लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो राजस्थान का कुल जो अपवाह तंत्र है उसका कितना है भाई, 24% है। कितना है भाई, 24%। अरब सागर का जो अपवाह तंत्र का जो प्रतिशत है राजस्थान की कुल नदियों का वो कितना है भाई, 16%। कितना भाई, 16%। और ध्यान रखना राजस्थान में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र का भाग है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र या आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये लगभग कितना भाई, 60% हिस्सा। देखो इन्हें क्या याद रखो, ये मान लो कि राजस्थान की जेकी पूरी नदियां आके माने 100 लीटर पानी है, रतो ही हुल हमारा हिसाब है ना। तो 60 लीटर पानी तो आपने कहा ये 28 सूख जाए या मान लीजिए। ठीक बात है। 24 लीटर पानी किस तरफ जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ। किस तरफ भाई, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और अरब सागर में कितना, तो 16%। कितना भाई, 16%। ये आपको डेटा याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान रखना राजस्थान के कुल जो अपवाह तंत्र का ध्यान रखना, 24% जो है वो कहां जाकर गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर भाई, बंगाल की खाड़ी में। और कुल अपवाह तंत्र का जो जल है वो अरब सागर में कितना गिरता है, तो 16%। कितना भाई, 16%। और राजस्थान का 60% जो भाग है उस वो किस में आता है भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है। किसमें भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी 24%, अरब सागर 16%, आंतरिक प्रवाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र। ये डेटा लिखकर नोट लगा के नीचे लिख लीजिए, राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र है। लिख लिया। यहां तक भाई कोई ऐसा भाई बहन जिसको बात समझ में नहीं आई हो, नहीं आई हो तो जेलन 24 नंबर वार्ड जरूर आप वहां तक एक बार संपर्क करें। ठीक है, अपन एक पुड़िया भी बनानी पड़सी है ना। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में कुछ गिरने वाली नदियां होगी, एक तरफ आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां होंगी, और एक तरफ याद रखिएगा कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की या आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां होगी। आंतरिक अपवाह तंत्र में ध्यान रखना वो नदी कैसे भी ना अरब सागर तक पहुंच पाएगी ना बंगाल की खाड़ी तक, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक बात है।
वो नदी राजस्थान के बाहर से आकर राजस्थान में विलुप्त हो सकती है, या राजस्थान से निकलकर पड़ोसी राज्य में जाकर विलुप्त हो जाएगी, लेकिन वो कैसे भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रकार की नदियों को अपन क्या बोलेंगे, तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी। बात सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आंतरिक प्रवाह की नदियां। प्रिया तू नीचे क्या कर रही है, लिख रही है? हाँ, इन ध्यान दे। एक कोई कोई पावनो हो जो को नयो नयो सासरे गयो, फिर पावनो बिल्कुल धड़ाधट अनपढ़, कक्को ही कोन लिखबो आवे कई। पावना बटे गया जो को बेटो, बोली चाली में हिंदी विंदी बोलबो तो आ जावे, जे सीख जाए बेटा। मैं बताऊं, अपना देखो कई लोग है जका अठीने आपने रिया करे ना, इराक और ईरान और कुवैत और, तो थान ध्यान है बठा की लैंग्वेज सीख जाए। जर्मनी में रहे तो अपना जर्मनी की भी सीख जाया कर, बहुत प्रतिभाशाली है, चाहे अंगूठा ही टेक कर गया बैठा हूँ। थोड़ी बहुत हिंदी विंदी बोलो और, तो पर 12 के 1 बजे से कोई डाकियो आर बटे घरे कागजो देखो। अब सासराला यान को पावनो तो सासरो यान को ही मिलनो है, सासरा में पूरा सासरा में कोई पड्योड़ो को पावना का ही सुबह का हिंदी बोला जन ले जार वो लेटर पावना के सामने रख दियो क्यों इन पढ़ो पढ़ियो और के पावना नो और तो क्यों सीजो कोनी भी लेटर ने खोल और रोबो चालू कर दियो। वो रोबो चालू कर दियो तो सासराला रोबो चालू कर दियो। 5 1 मिनट क्या सेडा वेडा पहुंच वहां चरकियो थक हुयो काई कियो वहां के काई थे रोया जन मैं रोया क्यों थे क्यों रोया क्यों मैं तुम्हारा मायता न रोयो जो मन पढ़ायो कोनी तो मैं तान देख रोया बेटा अठिन देखो फिर तो तांगा मायता नहीं रो लाओ। आंतरिक प्रवाह की नदी, देखो भाई इनमें बहुत सारी नदियां ऐसी है जो आपसे लगभग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये 60%, अगर आप देखेंगे तो 60% जो नदियों से क्वेश्चन आते हैं वो भी कहां से आते हैं, आंतरिक प्रवाह से आते हैं, ऐसे मान के चलो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी पहली नदी पढ़ेंगे अपन, घगर नदी। तो हेडिंग डालो आप, घगर नदी। देखिए राजस्थान में यहां पर अगर ऊपर देखें तो 2 जिले पड़ेंगे, एक तो आपका कौन सा पड़ेगा भाई, श्री गंगानगर। कौन सा भाई, श्री गंगानगर। इधर जिला कौन सा पड़ता है, तो हनुमानगढ़। कौन सा भाई, चिंता ही मत करो, कौन सा भाई, हनुमानगढ़। यहां पर एक जिला पड़ता है, कौन सा भाई, अनूपगढ़। कौन सा भाई, अनूपगढ़। ये जो घगर नदी है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, आवाज आ रही है, क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को अपन बोलते हैं कालका की पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां, या इन्हें अपन बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियां भी। क्या बोलते हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियां। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद में ये नदी आती है पंजाब में। कहाँ पर भाई, पंजाब। पंजाब के बाद में ये नदी आती है आपकी हरियाणा में। कहाँ पर भाई, हरियाणा में। पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है भाई, हनुमानगढ़ जिले में। और ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जो जिले में जहां से प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है आपका तलवाड़ा। कौन सा स्थान है भाई, तलवाड़ा। इस तहसील का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, या तो तलवाड़ा होगा या तहसील का नाम क्या है, टिब्बी। क्या नाम है भाई, टिब्बी। तो ध्यान रखना, घगर नदी का उद्गम तो होता है शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से। शिवालिक की पहाड़ियां
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि घगर नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ से। किस जिले से? हनुमानगढ़ में आपको स्थान पूछेगा तो वो स्थान कौन सा है? या तो आपसे पूछेगा तलवाड़ा, या आपसे ऑप्शन में होगा टिब्बी नामक स्थान। कौन सा भाई? टिब्बी नामक। जहां ये नदी प्रवेश करती है वहीं पर इस तलवाड़ा नाम से ही यहाँ पर क्या है? एक झील है भाई। क्या है भाई? झील है, जिसे अपन कौन सी झील बोलेंगे? तलवाड़ा झील बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तलवाड़ा झील कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे, या कौन सी नदी बनाती है? तो घगर नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? तो घगर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक स्थान पूछूं, ये तलवाड़ा एक स्थान है भाई जो कि बांसवाड़ा में है। कहाँ है भाई? ये क्यों फेमस है? वेरी गुड। कौन सा भाई? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। कौन सा भाई? कई बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा, लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में आप भूल जाते हैं। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा, इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी ही क्यों है? इसका नाम वो चतुरपुरा सुंदरी क्यों नहीं है ना? तीन तहसीलों के बीच में, चार तहसीलों के बीच में होती तो इसका नाम वो चतुरपुरा हो जाता। अरे रे 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 रे। हाँ, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिज्र से बचने के मंत्र आ गए, और एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घुमा हूं कि चक्कर आ गए, है ना? देखो, त्रिपुरा जो सुंदरी का मंदिर है ना, इसकी एक विशेषता बताई जाती है कि ये जब आप इस मूर्ति को सुबह के दौरान देखते हैं तब ये कुमारिका या नव जो कन्या होती है ना, उसके हिसाब से लगती है। दोपहर में जब आप देखते हैं तो एक जो लगता है ना कि मतलब जो महिला जो 20-25 साल की, जो अपन कह सकते हैं युवा है, उसके हिसाब से। और जब आप इसको शाम को देखते हैं तो ये प्रौढ़ अवस्था में लगती है। कैसी? तो प्रौढ़ अवस्था में। ये इस मूर्ति की विशेषता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं, लेकिन मोटा मोटी इसको त्रिपुरा सुंदरी इस वजह से कहा जाता है कि तीन पहर जब आप देखेंगे ना इसको, तो इसमें सुबह के शाम, दोपहर के शाम और शाम को, तो इसकी क्या है भाई, छवि आपको अलग दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये तलवाड़ा जो जगह है वो कहाँ पर है? तो आपका बांसवाड़ा में। और यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा सुंदरी। क्या है भाई? त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन तलवाड़ा झील कहाँ है? तो हनुमानगढ़। ऐसा ही एक स्थान है तिलवाड़ा। ये तो तलवाड़ा है, ये तिलवाड़ा कहाँ है? तो तिलवाड़ा है अब बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में था। अब कहाँ है? तो ये क्यों फेमस है? कौन बताएगा? बिल्कुल, मल्लीनाथ जी का मेला भी। और दूसरा ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यहाँ कौन सी नदी है? लूणी नदी है। तो ये तिलवाड़ा सभ्यता भी है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? तो ध्यान रखना, तलवाड़ा झील कहाँ? हनुमानगढ़। तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला किस चीज के लिए फेमस है? तो आपका त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन तिलवाड़ा कहाँ है? तो आपका बालोतरा में। कहाँ पर है? तो बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर, तो तिलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर ही याद रह जाता है। ध्यान रखना, अब तिलवाड़ा किस लोकेशन पे या कौन से जिले में आता है? तो बांसवाड़ा, सॉरी, आपके बालोतरा में आता है। किसमें भाई? बालोतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ में प्रवेश करते ही कौन सी झील आ गई भाई? आपकी तलवाड़ा झील आ गई। कौन सी भाई? तलवाड़ा झील। इसके बाद में ध्यान रखना, इसी हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है। कहां पर? हनुमानगढ़ में ही। कहां पर भाई? हनुमानगढ़। और इसे अपन क्या बोलते हैं भाई? कौन सा दुर्ग है? तो भटनेर का दुर्ग। सबसे प्राचीन दुर्ग इसी को माना जाता है। और क्वेश्चन आता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भटनेर का दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भटनेर का दुर्ग। कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ में है। कहां पर भाई? हनुमानगढ़। पहला ध्यान रखना है, यहाँ कौन सी झील है? तो तलवाड़ा झील। यहाँ दुर्ग कौन सा है? घगर नदी के किनारे, तो आपका भटनेर का। ये प्राचीन नाम वगैरह वगैरह मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, इस हनुमानगढ़ में ही, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो हनुमानगढ़ की। इसी हनुमानगढ़ में ध्यान रखना, इसके किनारे एक सभ्यता है और दो सभ्यता स्थल है। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में घगर नदी के किनारे दो सभ्यता स्थल है। एक तो कौन सा भाई? कालीबंगा। कौन सा भाई? और दूसरा है पीलीबंगा।
ये कालीबंगा और पीलीबंगा कहाँ है? तो आपका हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर भाई? हनुमानगढ़। और किस नदी के किनारे है? तो घगर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई? जैसे ही आप गंगानगर में प्रवेश करेंगे, इस गंगानगर में इस घगर नदी के किनारे एक सभ्यता है, और वो कौन सी सभ्यता है? तो इसी सभ्यता स्थल है भाई रंग महल। तो ध्यान रखना, कालीबंगा और पीलीबंगा तो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जबकि रंग महल कहाँ है? तो श्री गंगानगर। कहाँ है? तो भाई श्री गंगानगर। कहाँ पर भाई? श्री गंगानगर। मोटा मोटी इसकी विशेषताएं आप लिखना प्रारंभ कीजिए। चलो मैं बोल के लिखवा दे। सबसे पहले लिख लीजिए घगर नदी का उद्गम। कालका शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। लिखवाऊं मैं? उद्गम लिखना। कालका या शिवालिक की पहाड़ियां कहां से भाई? हिमाचल प्रदेश। लिखना कुल लंबाई। घगर नदी की कुल लंबाई है बेटा 465 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 465 किलोमीटर। लिखना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इसका क्या है भाई? प्रवाह है। लिखें राजस्थान में घगर नदी, राजस्थान में घगर नदी टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। टिब्बी कहाँ है? तो आपका हनुमानगढ़ में। कहाँ पर भाई? हनुमानगढ़। लिखना एक बार ये लिखो। लिख लिया? हल्का सा बेटा एक डायग्राम बना लो ऐसे। ये आपकी राजस्थान की सीमा है भाई। यहाँ स्थान लिखना टिब्बी, तक में लिखना हनुमानगढ़। यहाँ एक झील बनाओ भाई हनुमानगढ़ में ही। कौन सी झील है भाई? तलवाड़ा झील। कि भाई तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील। दुर्ग कौन सा है? तो भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में ही घगर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? तो भटनेर का दुर्ग। दो आपको सभ्यता स्थल बनाने हैं, कालीबंगा व पीलीबंगा। ये तो हो गया इसकी हनुमानगढ़ में विशेषताएं। अब इसके बाद में गंगानगर में देखेंगे तो गंगानगर में एक इसका सभ्यता स्थल है, और उसका नाम क्या है भाई? रंग महल। ये आपका कहाँ है भाई? गंगानगर में या श्री गंगानगर।
बाद में अभी बता। के बाद में ये कहाँ चली जाती है, तो अनूपगढ़। लिख लिया यहां तक। अब देखिए भाई, लिखो, घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शहर स्थित। घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शहर स्थित है। लिख लिया सभी ने। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी घगर नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घगर नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर। कितनी है भाई, 465 किलोमीटर। देखिए, घगर नदी का पानी है वो आप गंगानगर और हनुमानगढ़ तक पहुंचने के बाद में घगर नदी यहीं पर विलुप्त हो जाती है। लेकिन एक बहुत परंपरागत, या एक राजस्थान पुलिस में, मुझे नहीं पता, शायद 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कालका या शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हो जाए तो राजस्थान का कौन सा शहर डूब जाएगा। तो उसे बोलते हैं, वहां ऑप्शन में था हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा भाई, हनुमानगढ़ जंक्शन है ना। तो ये क्या, हनुमानगढ़ जो जंक्शन है ये समुद्र तल से क्या है, थोड़ा सा नीचा है। क्या है भाई, थोड़ा सा नीचा है। तो आप ध्यान रखना कि अगर शिवालिक की पहाड़ियों में अगर बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति कहाँ पैदा हो जाती है, हनुमानगढ़ में हो जाती है। कहाँ पर भाई, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ जंक्शन है वो समुद्र तल से क्या है, नीचा है। इसकी वजह से वहां पर क्या आ सकती है भाई, बाढ़ आ सकती है। तो ये मोटा मोटी आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन इतनी जब बारिश होती है तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर अनूपगढ़ से निकलते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है भाई, और पाकिस्तान में एक स्थान है फोर्ट अब्बास। कौन सा स्थान है भाई, फोर्ट अब्बास। वहां तक ये नदी अंतिम रूप तक जा पाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। तो यहां लिखना, अधिक वर्षा के दौरान, अधिक वर्षा के दौरान घगर नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली। लिख लिया। अब देखिए, कई बार आपसे पूछे जाते हैं घगर नदी के प्राचीन नाम, या घगर नदी के प्राचीन नाम नहीं, सॉरी,
घगर नदी के उपनाम। एक तो इसका उपनाम है प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी। एक इसे कहा जाता है द्वेषदती, द्वेषदती। एक इसे कहा जाता है नट नदी। एक इसका नाम मिलता है सोतर, और इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक। लिख लो। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो घगर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घगर नदी को कहा। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है आपकी? घगर नदी। अगला, घगर नदी के पाट को, या घगर नदी का जो क्षेत्र है जहां हनुमानगढ़ है ना, घगर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। राजस्थान में घगर नदी की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 100 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 465 किलोमीटर। कितनी है भाई? 465 किलोमीटर। हो गया? आगे देख। घगर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। और ये जो नाली क्षेत्र है ना, यहाँ ध्यान रखना, रेवेरिना टाइप की मिट्टी पाई जाती है। कैसी भाई? रेवेरिना। कभी जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मुर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी भाई? मुर्रे डार्लिंग नदी। और ये मुर्रे डार्लिंग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी, या क्षेत्र क्या कहलाता है? रेवेरिना क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेवेरिना क्षेत्र। जो क्वींसलैंड का और विक्टोरिया का जो आंचल है, वहां का एक प्रांत है विक्टोरिया, तो उस आंचल में वो क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? रेवेरिना क्षेत्र कहलाता है, जो कि बहुत अच्छा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। क्या है भाई? गेहूं उत्पादक क्षेत्र। उसी प्रकार का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में, घगर नदी की वजह से। किसकी वजह से भाई? घगर नदी की। तो राजस्थान में रेवेरिना जो क्षेत्र है, या रेवेरिना टाइप की जो मिट्टी का क्षेत्र है, वो कहाँ पाया जाएगा आपका? हनुमानगढ़ में। नोट लगा के लिख लो। राजस्थान में हनुमानगढ़ व गंगानगर में हनुमानगढ़ व गंगानगर में रेवेरिना मिट्टी, रेवेरिना मिट्टी
का उपजाऊ क्षेत्र है? का उपजाऊ क्षेत्र है। साथ ही आप दो क्वेश्चन और लिख लें यहीं। लिखो, तलवाड़ा स्थान, तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में है। कोष्टक में लिख लो त्रिपुर सुंदरी का। लिखो, तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा लूनी नदी के किनारे। फटाफट देखेंगे। बताओ भाई, घगर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल के बाद में ये पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान। राजस्थान में किस जगह? टिब्बी। और ये कहाँ है? तो हनुमानगढ़। कहाँ भाई? हनुमानगढ़। सबसे पहले एक हनुमानगढ़ में झील है भाई, कौन सी? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? तो भटनेर का दुर्ग। कौन सा भाई? भटनेर। देखो, मोस्टली ये नदियां भटनेर के आसपास में आकर विलुप्त हो जाती है भाई, ध्यान रखना है ना। लेकिन ज्यादा बारिश होती है तो ये कहां तक चली जाती है? आपके फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। दो सभ्यता स्थल बताइए भाई आपके हनुमानगढ़ में ही। कालीबंगा वे, कालीबंगा वे। जबकि रंग महल कहाँ है? रंग महल कहाँ है? तो आपका श्री गंगानगर। कहाँ भाई? श्री गंगा। उसके बाद में ये नदी कहाँ पर भाई? अनूपगढ़ में। कहाँ पर भाई? अनूपगढ़। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घगर नदी। कौन सी भाई? घगर नदी। क्वेश्चन आता है, बताइए द्वेषदती नदी किसे कहा जाता है? पूछा जाता है सोतर नदी किसे कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी किसे कहा जाता है? और राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? और इसका एक उपनाम और क्या है? नट नदी है। क्या है भाई? नट नदी। हनुमानगढ़ में घगर नदी के पाट को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, वैसे ध्यान रखना। तो हनुमानगढ़ में घगर नदी के पाट को अपन क्या बोलते हैं भाई? नाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नाली। घगर नदी सभी को क्लियर है? तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो घगर नदी। अगली नदी लिखिए आप, कांतली नदी। एक हनुमानगढ़ में, हाँ। दुर्गों वाला टॉपिक वो यूट्यूब पर देखना, सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। देखिए क्लास, है ना। एक जो बच्चे, मान के चल लीजिए कभी कोई उपस्थित नहीं हो तो थोड़ा सा जैसे वो वीडियो वाडियो और इनको चला दिया करो, शेयर कर दिया करो। भगवान की कसम तुम्हारी जमीन है वो नहीं जाएगी, है ना। आधा तो है, मैं बताऊं, आधा तो यहाँ झाड़ खा मैं लिया चाहे कहीं वे ये वालों तो को नहीं देखना, है ना। मैं बताया ना वो छाप खाएगो जकाली बात है ना। ये दादा ही रिया करे, कौन देखो कहीं कर ले, हाँ? और मत देखे तो हरियाणा का और कोई आए देख लिया करो। शानदार उसमें दुर्ग की डिटेल है ना, बहुत अच्छी है। तो दुर्ग वाला वीडियो जरूर देखें आप। कांतली नदी देखो। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अरे ये उद्गम तो शब्द पता है ना, उद्गम मतलब जहां से पैदा हो गया। कई गोनायान की रेवे उद्गम, उद्गम सर बाहर निकलता है, सर उद्गम क्या था है ना। इसका होता है भाई उद्गम कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियां। चलिए बताइए खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है? तो अरावली में पूरा पढ़ाया था। सीकर। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है? तो सीकर।
अब देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है अगली। इस नदी का प्रवाह एक तो ये कहां पर बहेगी भाई, सीकर, उसके बाद में नीम का थाना, नया जिला बना है, और फिर उसके बाद में झुंझुनू। ध्यान रखना, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये नदी जाकर क्या हो जाती है भाई, विलुप्त हो जाती है। ठीक बात है। तो 3 जिलों में बहती है कौन सी नदी भाई, कांतली नदी। कौन सी नदी भाई, कांतली नदी। याद रखिएगा, कांतली नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है भाई, 100 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 100 किलोमीटर। और झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है भाई, बीचों बीच से निकलती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है कौन सी नदी भाई, कांतली नदी। अब देखो अगला, मैं लिख लिया भाई सभी ने, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो इस नदी का उद्गम कहां से होता है आपका, सीकर, और विलुप्त कहां हो जाती है तो झुंझुनू। विलुप्त कहां हो जाती है तो झुंझुनू। क्वेश्चन आता है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी है भाई, कांतली नदी है। कौन सी भाई। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पहले इधर ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 4, देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घगर। कौन सी भाई, घगर। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से जो, या पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो कांतली नदी। और वहीं इस अगर आंतरिक को हटा दें, आंतरिक प्रवाह को, है ना, तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वेरी गुड। ये नोट लगा के लिख लेना कि जब पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। 4 क्वेश्चन है, इनको एक बार अपन फिर से रिपीट करेंगे। देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घगर नदी। कौन सी भाई, घगर। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कांतली नदी। कौन सी भाई, कांतली नदी। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी। थमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से ये नदी का उद्गम होता है, और सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। किसमें भाई, चंबल में। तो एक नदी जो राजस्थान से ही निकली हो, राजस्थान में क्या हो रही है, समाप्त हो रही हो, ऐसी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है बनास। कौन सी भाई, बनास। और फिर बनास का भाई चंबल पानी, और चंबल का पानी कहां तक चला जाता है, यमुना तक। तो ये आंतरिक प्रवाह की तो नहीं रही ना। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से कौन सी है, बनास है। लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घगर नदी। कौन सी भाई, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली नदी। उस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से ढंग से पढ़िएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो बनास। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो कांतली। कौन सी भाई, कांतली। ये लिख लिया। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है। और आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी कांतली नदी है। कौन सी है भाई, कांतली नदी। अब देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण लिखना, कांतली नदी पर
नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता भाई? और गणेश्वर के साथ में ध्यान रखना, यही नीम का थाना में एक और सभ्यता स्थित है जिसे अपन बोलते हैं सुनारी सभ्यता। पहले झुंझुनू में था, अब किस में आ गया? नीम का थाना में। पहले सुनारी झुंझुनू पढ़ते थे, अब सुनारी भी कहाँ है? नीम का थाना। तो ध्यान रखना, कांतली नदी पर नीम का थाना में दो सभ्यता स्थल है। एक तो कौन सा भाई? गणेश्वर सभ्यता। और एक कौन सा भाई? सुनारी। देखें, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एक और इसकी महत्वपूर्ण लाइन लिख लेना, कांतली नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, तोरावाटी कहा जाता है। तो तोरावाटी में कौन कौन से जिले शामिल हो गए भाई? सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू। सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू को क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। शेखावाटी में तो कौन कौन से हैं? शेखावाटी में चार जिले हो गए, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर, नीम का थाना। जबकि तोरावाटी में कौन कौन से? तो सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू। चूरू अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इस प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं भाई? शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? शेखावाटी प्रदेश। चलिए बाकी पढ़ेंगे कल।